यस, सभी को नमस्कार। अ, अभी प्राइमरी टीचर्स के इंटरव्यू हुए नहीं है, रिजल्ट भी नहीं नमस्ते आया सर। है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस टीजीटी लाइब्रेरी के लिए साक्षात्कार की तिथि आ चुकी है। शायद 3 जून या 5 जून से कंटिन्यू साक्षात्कार होने जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथियों की डिमांड थी कि हमें कम से कम लाइब्रेरी और पीआरटी का मॉक इंटरव्यू फिर से आयोजित करना चाहिए, जिससे दो काम होंगे। लाइब्रेरी वालों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो पीआरटी के रिज़ल्ट लेट होने से जो बहुत सारे निराश हो गए हैं और उनका उत्साह जाता रहा है और तैयारी भी छूट गई है, एक बार फिर से उनके अंदर जो है एक मतलब इग्नाइट किया जाए उनके मन मस्तिष्क में, एक प्राइमरी टीचर्स की भाव को फिर से प्रज्वलित करें हम, और वो फिर से उठ खड़े हों आने वाले इस समय के लिए। क्योंकि अभी कोर्ट की छुट्टी चल रही है, एक महीने की शायद छुट्टी होती है जून में, और इसके बाद ही सुनवाई वगैरह संपन्न होगी, तो हम उसका उस बारे में अभी कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारे बीच में कल्पना त्रिपाठी जी अ, अब उपस्थित जी है सर। जी सर। प्राइमरी टीचर का साक्षात्कार देने के लिए। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि पहले कल्पना जी अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं और संक्षेप में, उसके बाद हम पीआरटी का आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। आप पीआरटी के लिए है ना, या लाइब्रेरी साइंस के लिए कल्पना जी? जी सर जी। प्राइमरी के लिए है ना आप? सर के सर KVSPI। यस यस। जी जी सर जी। चलो ओके, शुरू कीजिए, आपका परिचय दीजिए। थैंक Very good morning sir. Thank you for giving me wonderful opportunity. My name is Kalpana Tripathi. I belong to Kanpur from Uttar Pradesh, and I have done my graduation in science stream. uh, सर आवाज डिस्टर्ब हो रही है। एक सेकंड, जिनका आई भी हैव डन माई ग्रेजुएशन हाँ इन कल्पना जी, साइंस वन स्ट्रीम सेकंड, फ्रॉम ये कानपुर पंकज यूनिवर्सिटी। यादव और जितने भी साथी है सब अपना अपना माइक म्यूट कीजिए, जिससे आवाज़ डिस्टर्ब ना हो। सभी लोग अपना माइक म्यूट करें, अदरवाइज मुझे रिमूव करना पड़ेगा। इमीडिएट अपना माइक म्यूट करें सब लोग। बोलिए बोलिए, आप अपना बोलिए। Very good morning, sir. Thank you for giving me wonderful opportunity. My name is Kalpana Tripathi. I belong to Kanpur, Uttar Pradesh. I have done my graduation in science stream from Kanpur University, Uttar Pradesh. Also, I have done my B.Ed from Kanpur University, and currently I'm M.Ed from Kanpur University. And I have done my 6 months diploma in computer education. And my strengths are I never give, try again and again, and I have positive vibes. And my hobby are writing poems, and I like to talk. That's all about me. Thank you. ओके, अच्छी बात है। अभी आपके यहाँ शायद थोड़ा हल्का फुल्का नेट की कुछ प्रॉब्लम लग रही है, बाकी सब ठीक रहा। हम लोग देखिए, जब भी दें हमें मॉक इंटरव्यू चल रहा है तो हम बीच में सजेशन भी मैं दे देता हूँ आप लोगों को कि हमारा 1 से 1.5 मिनट में परिचय कंप्लीट होना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी क्वालिफ़िकेशन को बहुत ज़्यादा लंबा ना बता करके हम इस पोस्ट के लिए ऐसे कौन से गुण या हमारी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से हम इस पोस्ट के लिए चुने जाने लायक है, इसके बारे में अपनी ज़रूर बताएं, अपनी क्वालिटी और स्ट्रेंथ के बारे में, है ना। तो अच्छी बात है। कल्पना त्रिपाठी जी, आप फिर स्क्रीन से गायब हो गई शायद। ओके। अ, दूसरे साथियों में गोयल, गोयल मैडम है अभी? गोयल मैडम नहीं दिखाई दे रही है। ओके, मंजीत कौर मैडम, आपका माइक देखिए। हम वन बाय वन शुरू करते हैं। मोना शर्मा, आप कहाँ से हैं? आप भी अपना परिचय देते, फिर हम आप दोनों का साक्षात्कार लेते रहेंगे। मोना शर्मा। चलो कल्पना जी, आप आ जाइए। मोना शर्मा मैडम अभी सुन नहीं रही शायद। अरे ओके ओके, हाँ मेरा माइक ऑफ हो गया था। मैं बोलने जा रहा था कि कल्पना त्रिपाठी जी स्क्रीन से गायब हो गई, वापस आ जाएं। और मोना शर्मा,
अगर आप मेरी बात सुन रही हैं तो आप स्क्रीन पे आ जाएं, अपना कैमरा ऑन करें। और आप में से कोई देना चाहता हो, ईशांत जाट चिल्हर, मंजीत कौर जी को साक्षात्कार देना है अपना। मैं आपको बुला लूँगा, आप अपना स्क्रीन पर आ जाएं और अपना कैमरा ऑन कर लें जल्दी से। यस, कल्पना त्रिपाठी जी, आपसे दूसरा क्वेश्चन है मेरा। आप ये बताइए कि जी सर। आज के समय में एक्चुअल में या प्राइमरी टीचर जो होता है उसको, उसके सामने कौन सी चुनौतियाँ होती है कि आज का जो बच्चा है हाँ क्लास वन में जब आता है, 6 साल का, एक नया बाल वाटिका शुरू कर दी गई है जिसमें 3 साल का बच्चा आएगा। 3 से 6 साल तक का ये समय इनका बहुत ही एलिमेंट्री एजुकेशन का रहता है, प्री प्राइमरी का। आप बताइए कि इसके लिए हमारे ये क्यों ज़रूरी समझा गया गवर्नमेंट द्वारा कि ये 3 साल कंटिन्यू पढ़े बच्चा, फिर क्लास वन में आए 6 साल की एज में। एज पहले 5 साल होती थी, भी 6 साल कर दी। इसके बारे में आप अपना व्यूज़ बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हाँ। सर मुझे लगता है कि हाँ सर, मुझे लगता है कि 6 साल में बच्चा थोड़ा सा जो शुरुआती एज होती है उससे थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है, तो हम्म। इसलिए 6 साल की एज करना ज्यादा सही है। और सर मतलब टीचरों के लिए इस प्रकार की चुनौती हो जाती है। बच्चा जिद्दी तो होता ही है, लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा सा मेच्योर होता है, तो बच्चे को डील करने में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, लेकिन उसके साथ फैमिलियर होने के बाद सब कुछ आसानी से हो सकता है। आप आपका कोई अनुभव है प्राइमरी टीचर का क्या? नहीं, नो सर, बीएड के दौरान टीचिंग की थी बच्चों के साथ 6 to 8 क्लास। यस, आपने बीएड कहाँ से, कौन से कॉलेज से किया? बीएड डीबीएस कॉलेज कानपुर, कानपुर यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा, आप रहने वाली कहाँ की है, कानपुर की है? जी सर, कानपुर उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा, क्योंकि इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि एक प्रगति त्रिपाठी जो है हमारे केंद्रीय विद्यालय में टीचर है कंप्यूटर साइंस के बाद में, और प्राइमरी टीचर है कंप्यूटर साइंस से, उन्होंने इंजीनियरिंग किया। और मुझे लगा कि कहीं आप प्रगति त्रिपाठी की सिस्टर तो नहीं है। कभी कभी ऐसा संयोग मिल जाता है, कोई बात नहीं। यस, अब दूसरा मेरा प्रश्न है, जो आपने बताया कि ये 3 से 6 साल की एज बाल वाटिका की रखी गई है, इसका ये हो सकता है कि वो बच्चा थोड़ा मेच्योर हो जाए। और कोई रीज़न कोई बता सकता है हमारे यहाँ जो उपस्थित साथी है उनमें से इसका? कोई भी, मतलब लगता है कोई सुन नहीं रहा है। चलो ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा है इस एक रीज़न के अलावा क्या और कोई रीज़न हो सकता है 3 से 6 साल की एज में? आ, ब, हाँ, सर बताइए यस बताइए। सर। हम्म। सर सर मुझे लग रहा है कि तब तक बच्चा घर में भी काफी कुछ सीख चुका होता है, हम्म। तो मतलब ऐसा हमारी गवर्नमेंट से हो जाता है, घर में काफी कुछ जो चीजों को सीख चुका होता है, मतलब हम्म। हम्म। उनके अपने पेरेंट्स द्वारा। तो तो उन्हें लगा कि टीचरों के सामने भी थोड़ी कम चुनौतियां आएंगी अगर बच्चा थोड़ा बहुत सीख के जा रहा है कक्षा 1 में। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। चलो अच्छी बात है। देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण जो मैं देखता हूँ एज ए प्रिंसिपल, जो मैंने पिछले कई सालों में अनुभव किया है, वो ये होता है कि डायरेक्टली जब क्लास वन में 6 साल के बच्चे को हम लेते हैं, है ना, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एलकेजी किया हुआ है और डायरेक्ट वन में आ गए, किसी ने यूकेजी किया हुआ है, किसी ने एलकेजी यूकेजी और नर्सरी कुछ नहीं किया है और डायरेक्ट क्लास 6 में आ गए। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपने पूरे परिवार में, ख़ानदान में पहली बार स्कूल जा रहे हैं पढ़ने, किसी बीपीएल के तहत किसी गरीब परिवार का बच्चा है। तो इस तरह की जो इस सिचुएशन आती है, इसमें क्या होता है, एक ही क्लास में अनेक लेवल के बच्चे जो है पढ़ते हैं, तो उन सबको एक साथ लेकर के चलना मुश्किल होता है। अब गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि हर बच्चा नर्सरी जाएगा, फिर एलकेजी जाएगा, फिर यूकेजी जाएगा, फिर वन में आएगा, तो तीनों साल पढ़ाई होगी, तो कम से कम जो लेवल होगा
वो तीनों का थोड़ा एक समझ के हिसाब से होगा, उसमें उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। और ये चीज़ें हमको आज से 3 साल बाद पता चलेगी। गवर्नमेंट ने 2026 तक हर बच्चे के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोग्राम शायद इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए रखा है। इसमें कल्पना त्रिपाठी जी आपके अलावा मोना शर्मा और भी 2 लोग हैंड रेस कर रहे हैं। मैंने बोला है कि आप लोग जिसको भी आना है। हाँ, मीनू गोयल मैडम आप बताएंगी और कुछ। मीनू, क्या हुआ आपको? आवाज़ नहीं सुनाई दे रही मेरी क्या? गुड मॉर्निंग सर। मुझे आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। और मॉक इंटरव्यू देना, यस गुड मॉर्निंग। मॉक इंटरव्यू भी जिनको देना है वो डायरेक्टली मॉक इंटरव्यू भी दे सकते हैं, और जिनको डेमो देना है वो डेमो दे सकता है, ठीक है ना। हाँ, गुड मॉर्निंग बोलिए। जिसको भी बोलना है वो थोड़ा सा स्क्रीन पे आके तुरंत बात करें, तो अपना कैमरा ऑन करें। सरिता आसेया, मोना शर्मा आपने हैंड रेस किया हुआ है, नहीं तो ये फिर इंटरव्यू जो 10 मिनट का है ये 1 घंटा चलेगा। चलिए मैं अगला प्रश्न पूछता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है कल्पना जी आप तक? मुझे आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? कल्पना मैडम आप अपना माइक ऑन करें ना। यस सर, सॉरी। हाँ, ठीक है। मीनू गोयल मैडम का क्या चक्कर है, आवाज़ क्यों नहीं आ रही है आपकी? जी यस कल्पना मैडम आप ये बताइए, आपने निपुण भारत मिशन के बारे में सुना है, ये एक्चुअल में क्या है? कल्पना त्रिपाठी जी। सर, भारत मिशन। निपुण भारत मिशन, यस सर, प्राइमरी टीचर को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर FLN भी आता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बताइए क्या है? यस सर, यस सर। निपुण भारत के अंदर FLN की बात की जा रही है, और FLN का यहाँ पर है कि जो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को है, न्यूमरेसी को मतलब कक्षा 3 तक के बच्चों को सॉरी 3 साल तक 2026 और 27 तक लक्ष्य रखा गया है कि जो प्राइमरी लेवल का बच्चा है उसे न्यूमरेसी और लिटरेसी में दक्षता हासिल हो जाए। और कोई इसके बारे में बताएगा? प्रदीप शाह, प्रदीप शाह अपना माइक बंद कीजिए। नहीं सुनते हैं कोई भी। ओके सर। हाँ आरती बोला, आप प्राइमरी टीचर के लिए हैं? सर, निपुण भारत। हाँ आप Yes, sir. अपना स्क्रीन पे अपना माइक ऑन करके बात करिए। सर मेरा माइक ऑन है सर। कैमरा ऑन करने की बात कर रहा था। यस बोलिए बोलिए। कैमरा भी ऑन है सर। हाँ हाँ यस, चलो। यस हाँ सर, मैं यही बता रही थी कि निपुण भारत योजना सर NEP 2020 के जो प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसको लागू किया गया था, और इसको 5 स्तरों में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर और ब्लॉक और संकुल स्तर पर इसको लागू किया जाएगा। और इसकी जो निर्भरता है वो कम्प्लीटली टीचर्स के ऊपर ही है कि वो अपना बेहतर प्रदर्शन करें और फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को बच्चों को हासिल करने में उनकी सहायता करें। अच्छा ये बताइए, निपुण भारत मिशन में ऐसा क्या है जो पहले नहीं था और अब है प्रोसेस में? सर पहले जैसे कि हम देखते थे कि बच्चा फर्स्ट क्लास से एडमिशन लेता था और 5-8 तक उसको बस पास किए जाते हैं बिना ये जाने कि बच्चे को कुछ आता भी है या नहीं, पर लेकिन उसको फेल नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर ये सच्चाई देखी गई कि बच्चा 3rd क्लास में पढ़ रहा है, 5th क्लास में पढ़ रहा है, उसके पास किताबें तो हैं और लेकिन वो उनको पढ़ने में सक्षम नहीं है, तब जाकर हमें फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की आवश्यकता पड़ी कि बच्चे को ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए कि अगर उसके पास किताब है तो उसे वो पढ़ना आना चाहिए, और पढ़ने के साथ साथ उसे समझ भी आना चाहिए कि मैं एक्चुअली पढ़ क्या रहा हूँ। मीनू गोयल मैडम आपका माइक थोड़ा ऑफ कीजिए। हाँ यस। आरती गोला मैडम आपने ठीक बताया, लेकिन इससे क्या होगा, क्या आप फेल कर पाएंगे बच्चे को? नहीं सर, फेल नहीं कर पाएंगे, हम उनकी समझ बढ़ाने में उनकी सहायता कर पाएंगे सर। अच्छा मुझे ये बताइए कि
पहले समझ बढ़ाने के लिए, सहायता करने के लिए कहीं मना किया था किसी टीचर को कि आप इनको सर लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग मत सिखाइए, इनको न्यूमेरिकल चीज़ें न मत सिखाइए, न्यूमेरेसी इंश्योर मत कीजिए, ऐसा था क्या? पहले कोई रोक टोक थी क्या? सर ऐसी रोक टोक नहीं थी, लेकिन उसको एम्फसाइज नहीं किया गया था, इतना उस पर जोर नहीं दिया गया था कभी। नहीं, जोर जोर देना या नहीं देना पहले भी टोटली टीचर पे डिपेंड था, और आज भी टोटली टीचर पे डिपेंड है कि इसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा या नहीं। तो फ़र्क क्या पड़ेगा ये बताइए। सर जब हमारे पास किसी चीज़ की लिमिट डिसाइड होती है तो हम उस चीज़ को करने के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रयत्न करते हैं। जैसे इसके लिए डिसाइड किया गया है कि 2026-27 तक बच्चों को ये चीज़ें आनी ही चाहिए। लेकिन पहले तो बस चलते ही जा रहा था, बस चलते ही जा रहा था, लेकिन अभी जब हमारे पास एक डेडलाइन है तो उसके लिए हमारे प्रयास थोड़े तेज हो सकते हैं सर। चलिए ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में सारी चीज़ें जो हम डीएड बीएड में पढ़ते हैं वही की वही रहती है, कोई सिद्धांत नहीं बदलता। और हम एक्चुअल में लर्निंग इंश्योर करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम आते हैं, योजनाएं आती है, लेकिन ज़्यादातर योजना इसलिए फेल हो जाती है, लागू नहीं हो पाती, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। उसका मुख्य रीज़न ये है कि शिक्षक अंदर से इंटरनली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करता। इस मैदान का जो असली खिलाड़ी है वो शिक्षक है। अगर वो चाहेगा तो निपुण भारत मिशन सक्सेस होगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो निपुण भारत मिशन सक्सेस नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसकी सफलता या असफलता टोटली टीचर पर निर्भर करती है, और ये अलग अलग रूपों में हमारे पास में आता रहा है। बीच में सीसीई आया था, है ना? सीसीई के बारे में आप कुछ बताएंगी कल्पना मैडम? आपका माइक ऑन करें, माइक ऑन कर लो। यस सर रिकॉल कर रहे हैं सीसीई। सर सीसीई है मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो मतलब जो है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। इसका क्या मतलब था? तो सर इसके बारे इसका मतलब है कि निरंतर रूप में समय समय पर कक्षाओं में उनका टेस्ट लेना और उसका मूल्यांकन करना, जिससे बच्चों की सोच समझ हम लोग टीचरों को पता चल सके। आपका कहीं, मैंने फिर पूछ रहा हूँ, आप इससे कहीं डायरेक्टली कोई एक्सपीरियंस है आपका सीसीई का, या हमारे साथ जो भी बैठे नो हैं, सर। हमारे साथ जो लोग बैठे हैं इनमें से किसी का कोई एक्सपीरियंस हो तो बताएं। आरती गोला है, मंजीत कौर मैडम है, सरिता आसया है, आप में से कोई बताना चाहें? या बस हैंड रेस कर रहे हैं, बताने कोई तैयार नहीं है। जिसको भी बताना है अपना कैमरा ऑन करे और बता सकते हैं। चलो ठीक है, मैं एक बात ये कर रहा था आप लोगों से कि ये कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन भी जो है, इसमें भी जिम्मेदारी तो शिक्षक पर थी ऑलरेडी। ये बात अलग है, लिमिट तय नहीं हुई थी, लेकिन इसमें भी एवरीडे बच्चे का इवेलुएशन करना कि वो कितना सीख चुका है और कितना सीखना बाकी है। एवरी डे उसका मतलब उस रिटर्न ना हो, मॉडल टेस्ट लें, और आप बहुत बढ़िया तरीके से उसको कर सकते थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस होता तो उसी को लागू किया जाता। बीच में बैक टू बेसिक आया था, इसीलिए आया था बैक टू बेसिक के बारे में कोई जानता है क्या? बैक टू बेसिक के बारे में कोई जानता है? आपको कल्पना जी मालूम है कुछ? नो सर। नहीं पता है। बैक टू बेसिक का भी मतलब होता है कि कोई बच्चा क्लास 5 में आ गया, 6 7 में आ गया, नो सर, नो। उसे अगर अल्फ़ाबेट भी नहीं आता है तो आप बेसिक से सिखाएं। रेमेडियल का कॉन्सेप्ट भी वही है। सरिता आसया जी, आपको अगर बोलना है तो आप अपना कैमरा ऑन करें, बताएं। चलो ठीक है। तो यस सर, बैक टू बेसिस में हमको बच्चों का जो बेसिक होता है वो
करना होता है, उसके बाद उसके आगे की प्रोसेस को हम जारी रखें। विदाउट बेसिक क्लियर किए हुए बिना हम उसको आगे की प्रोसेस, हम उसको जो भी सिखाना है वो हम उसे नहीं सिखाएंगे जब तक कि उसका फाउंडेशन जो है वो क्लियर नहीं होगा, जिसका अंक ज्ञान है, जो अक्षर ज्ञान है, जब ये सारी चीजें बच्चे के बेसिक में आती है। इसीलिए हम पहले बच्चों का बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद उसको आगे की चीजें सिखाएंगे। चलो अच्छी बात है। ये कल्पना जी आप बताइए कि एक्चुअली आपकी क्वालिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग आप आगे और क्या क्या संभावनाएं थी, फिर आप टीचिंग में ही क्यों आना चाह रही है? माइक ऑन करो, माइक ऑन करो अपना, माइक ऑन सर कीजिए। मैंने बैंकिंग और एसएससी के लिए प्रयास किया, तो आवाज एकदम सर क्लियर अभी नहीं। पहले बैंकिंग और एसएससी के लिए टीचिंग में आने का मन ही नहीं हम्म। था। नहीं आते थे। तो पहले नहीं, फादर नहीं। ने बोला कर लो, बीएड कर लो, तो नहीं करना था क्योंकि बैंकिंग और एसएससी में जाना था। लेकिन जब वहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाया तो फाइनली टीचिंग की तरफ आना पड़ा। मतलब आप बाई चांस आ रहे हो, बाई चॉइस नहीं आ रहे हो ऐसा? जी सर, जी सर। हाँ, लेकिन अब लगता है टीचिंग में अच्छा करेंगे, अच्छा कर सकते हैं। हाँ हाँ, सही बात है। लेकिन जब आप शिक्षा टीचिंग के क्षेत्र में बाई चांस भी आ रहे हैं तो तब तक आप इसमें सक्सेस नहीं होगे जब तक कि आप इसको अपनी चॉइस नहीं बनाएंगे, है ना? और कोई चीज़ चॉइस कब हाँ। बनती है? जिस काम को करने में जब हम एंजॉय फील करते हैं तो वो आपकी चॉइस हो जाती है। और जो आपकी चॉइस होती है उस काम को अगर आप 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा भी करें, 24 आवर्स भी करें, तो आप जितनी बार करेंगे उतनी बार आपको एक सेटिस्फेक्शन और एक एनर्जी फील होगी, ठीक है ना? और ऐसे ही लोग अगर एजुकेशन के क्षेत्र में आएंगे, जो बाई चॉइस आए, जो एंजॉय फील कर सके, तो वो अपनी ड्यूटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से निभा पाएंगे और देश का और बच्चों का ज़्यादा भला हो पाएगा, ठीक है ना? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ये सरिता आसैया जी का बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है माइक से। मंजीत कौर मैडम, अगर आप जागरूक हैं तो बताइए, या और कोई अब बताना चाहता है इस बारे में? चलो मैं अगला क्वेश्चन पूछ। हाँ बोलिए सरिता जी। आपका ये आपका वीडियो ऑन नहीं है, कैमरा ऑन नहीं है। यस सर, कैमरा ऑन कर लिया। हाँ पता नहीं, यहाँ नहीं हो रहा है सर कोई। केवी कल्चर के बारे में होती है, वो मोस्टली सबके ही द्वारा बोली जाती है। आवाज़ नहीं आ रही आपकी यहाँ। मोस्टली कॉमन लाइन सबके द्वारा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है ना? मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही है क्या? बारे में कुछ सरिता आसैया जी, आपकी आवाज़ sir. बिल्कुल क्लियर नहीं है। नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम है, पता नहीं इस नेटवर्क प्रॉब्लम का क्या करें। हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। आरती गोला जी, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। मीनू गोयल, आपको आवाज़ आ रही है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, सबके वीडियो भी बार बार पॉज हो रहे हैं, इसमें मैसेज आ रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सारे साइड है जी, और इट इज नॉट आवर साइड, राइट? अब सरिता आवाज नहीं आ रही है? हाँ बताइए सरिता आसैया, अपना कैमरा ऑन करते हुए क्या बोलना चाह रही हैं आप? सर मैं केवी कल्चर के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि मोस्टली जो 3-4 लाइन है वो कॉमनली सबके ही द्वारा बोली जा रही है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके केवी कल्चर के बारे में। केवी कल्चर क्या है? केवी कल्चर क्या है बताइए मुझे। केवी कल्चर से आपका क्या मतलब है, क्या बताएं? देखो, केंद्रीय विद्यालय संगठन की दिनचर्या को जो समझ सकता है वो केवी कल्चर समझ सकता है, ठीक है ना?
अब केवी कल्चर की हम बात करें, आप में से कोई बताएगा इसमें? आरती गोला मैडम, आप बताना चाहेंगी? नहीं, अच्छा, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें आप लोगों को कि केवी कल्चर की जो बात करते हैं, देखो केंद्रीय विद्यालय संगठन एक बेस सेटिंग इंस्टीट्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लाखों विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और 35 से 40,000 50,000 तक इसमें कर्मचारी काम करते हैं। 1254 के करीब ये इसमें विद्यालय हैं जिनमें शिक्षा दी जाती है। और भारत सरकार की कोई भी अच्छी महत्वपूर्ण नीति नियम जो होते हैं, योजना होती है शिक्षा से रिलेटेड, उसको केवी में सबसे पहले लागू किया जाता है। और केवी में लागू करने के साथ साथ इसमें इसकी दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ पर एक जैसा कल्चर पूरे देश में मिलेगा। चाहे आप नागालैंड के केवी में चले जाइए, या मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन भोपाल के केवी में चले जाइए, या जम्मू कश्मीर में, या बठिंडा में, या दिल्ली में, या आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक जैसा सिलेबस, एक जैसी सारी की सारी एक्टिविटीज़ और एक जैसी प्रार्थना मिलेगी। एक जैसा टाइमिंग नहीं है। उसका रीज़न ये है कि मौसम के अकॉर्डिंग कहीं पर ठंड बहुत ज़्यादा गिरती है, कहीं गर्मी ज़्यादा है, तो एक फिक्स टाइम है कि केंद्रीय विद्यालय का 7:30 to 1:40 टीचिंग आवर्स। लेकिन अलग अलग जगह में मौसम और टेम्परेचर के अनुसार ये टाइमिंग अलग है। अब लेकिन इसका जो वो जो पीरियड है वो सेम है। 6 घंटा 10 मिनट का जो टीचिंग आवर्स का पीरियड है, ये पूरे इंडिया में एक जैसा है। अगर 7:30 से 1:40 है, 8 बजे कोई स्कूल खुलता है तो वो 2:10 तक चलेगा, 8:30 तक 8:30 पे खुलेगा तो वो 2:40 तक चलेगा। ये है। और वर्किंग डे सबके लगभग सेम होते हैं। सभी में एक जैसी मॉर्निंग असेंबली है जो अस्तोमा सद्गमय से शुरू होती है। सभी में मॉर्निंग असेंबली में म्यूज़िक सिस्टम अनिवार्य है, साउंड सिस्टम अनिवार्य है। सभी में बच्चों को विभिन्न प्रकार की जयंती उत्सव जो मनाए जाते हैं, वो एक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी, एनुअल कैलेंडर जो है पूरे इंडिया में एक जैसा है। और केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नाम से CMP एक डिपार्टमेंट होता है, जिसमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। शनिवार को एक आनंदवार के रूप में मनाया जाता है। उस दिन बच्चों को बैग नहीं ले जाना होता है, जनरली किताबें नहीं ले जाते हैं, पढ़ाई की बजाय उन्हें कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। सभी की CCA एक्टिविटीज़ एक जैसी है। सभी में ग्रुप सॉन्ग, भाषण, वाद विवाद, कैलीग्राफी वगैरह जितनी भी कॉम्पिटिशन्स होती है। और पूरे इंडिया में को 25 रीजन में बांटा गया है। हर रीजन में 60 to 65 स्कूल आते हैं। और ये 60 to 65 स्कूल 4 क्लस्टर में बटे होते हैं। प्रत्येक क्लस्टर में 10 से 15 जो स्कूल होते हैं। तो कंपटीशन जो पहले होती है स्कूल लेवल के बाद, वो क्लस्टर लेवल पे होती है। क्लस्टर लेवल से फिर वो रीजनल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, उसके बाद SGFI वगैरह में जाते हैं, खेलकूद वाले और दूसरे में। तो जितनी भी कल्चरल कॉम्पिटिशन्स होती है वो सब ऐसे स्कूल लेवल से शुरू होकर नेशनल लेवल तक ऑल ओवर इंडिया में जाती है। सब में एक जैसी सुविधाएं हैं, एक जैसे नियम हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये केंद्रीय विद्यालय संगठन में होती है। अब ये पूरे देश में एक समान है। तो केवी कल्चर मतलब केंद्रीय विद्यालय की जो संस्कृति है ये सब में एक समान है। होमवर्क, क्लास वर्क हो, क्लास टेस्ट हो, एग्जामिनेशन सिस्टम हो, सारी चीज़ें लगभग सभी में एक समान होती है। प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वो PRT हो, TGT हो, PGT हो, जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है और वो केवी ज्वाइन कर लेता है, तो कभी कभी पहले ही महीने में ज्वाइन करने के, या कभी कभी ज्वाइन करने से जस्ट पहले, इन सब को 10 दिन का एक ओरिएंटेशन कोर्स करवाया जाता है, जिसमें केवी कल्चर के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। फिर इस तरह से
केंद्रीय विद्यालय में साल 2 साल जब हो जाते हैं आपको काम करते, तो एक इन सर्विस कोर्स होता है जिसको सेवाकालीन प्रशिक्षण बोलते हैं। हर 5 साल में हर टीचर को इसे करना होता है। हर 10 साल बाद सभी की सैलरी पे रिवाइज होता है, जिसको सिलेक्शन स्केल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सीनियर स्केल और सिलेक्शन स्केल 10 साल और 20 साल के अंदर से मिलती है। तो जितने भी जो वेतन हैं, अलाउंस है, सुविधाएं हैं, वो सब के सब ये सारी चीज़ें ऑल ओवर इंडिया में सभी 1254 स्कूलों में एक जैसी है। ये मैंने शॉर्ट में आपको केवी के बारे में, इसके कल्चर के बारे में, इसकी वर्किंग स्टाइल के बारे में आपको बताया, ठीक है। तो ये हमारा एक प्राइमरी टीचर के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों से पूछे। बहुत ही कम क्वेश्चन थे, फिर एक आध और अगर आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा तो मैं पूछ लेता हूँ, है ना। कि प्राइमरी क्लासेस में अगर 4 विषय आपको पढ़ाने हैं, अगर ईवीएस के टीचर आपको ईवीएस सब्जेक्ट दे दिया जाता है, तो आप किस तरह से आपकी ईवीएस टीचिंग को इफ़ेक्टिव और मीनिंगफुल बनाएंगे। मीनू गोयल, आप अगर तैयार हैं तो बताएं, आपका डेमो हम साथ में ले लेते हैं। मीनू गोयल मैडम। हाँ मीनू गोयल, आवाज़ अगर आ रही हो आपको, आप तैयार हो तो थोड़ा सा कैमरा आपका बोर्ड के सामने सेट कर लो। आप कुछ पढ़ाना के बताना चाह रही थी, बताइए क्या टॉपिक है। आप अपना परिचय दे दो संक्षेप में। यस Yes, sir, I start. My name is Meenu Goyal. I belong to Agra district of Uttar Pradesh. Recently in 2022, I have updated DS. After completing international year, I got to teach effectively. And apart from it, my hobbies are dancing and learning different languages. I can speak. And self-motivating girls. And I will basically doing exercise, yoga. This all I like in my personal life, and also I will motivate my students to do the same. Thank you, sir. गुड। आप डेमो कुछ देना चाह रही है, बताना चाह रही है, क्या पढ़ाना है बताइए। यस, Yes, sir. टॉपिक बता दो, बुक का नाम बता दो। There are 2-3 topics actually, sir. There is a poem that is Dori Dori and Kachori, and other one is a Wake Up poem of class 4. चलो, क्लास 4 का क्या सब्जेक्ट बताया। एक आवाज़ एकदम पता नहीं क्यों क्लियर नहीं आ रही है। सर आवाज तो क्लियर आ रही है। हाँ अभी तो आ रही, मेरी आवाज़ तो हो सकता है आपको क्लियर आ रही हो, पर पता नहीं क्यों आप लोगों की आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही है। अभी आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है मीनू मैडम। यस, Not a question that will have me if not done. Next time we will done. या तो आपके यहाँ नेटवर्क पता नहीं आप कुछ ठीक। क्वेश्चन पूछ लीजिए सर। अच्छा चलो बता दें, आप केवी में ही शिक्षिका क्यों बनना चाहती है। सर केवी में शिक्षिका बनने का मेरा उद्देश्य इसीलिए है बिकॉज केवी में टीचर्स को काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है केवी से अच्छे स्कूल इंडिया लेवल पर तो कोई है नहीं, बिकॉज स्टेट लेवल पर पर्सनली हम लोग देखते हैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है, जबकि सेंट्रल लेवल पर टीचर्स पर हार्ड वर्क करते हैं सर। अच्छा ये बताइए कि केंद्रीय विद्यालय में एज ए पीआरटी आपकी टीचिंग और आपकी कार्यशैली में ऐसा क्या होगा जो आपको बाकी टीचर से डिफरेंट बनाएगा, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन किया जाना चाहिए। As I mentioned before, like the people that I
to make a home, I English teacher in a private school can be almost difficult. Students really enjoy a lot because my teaching style is much हम्म different that ever to engage and enjoy and I can attract attention of school. If somebody is making a speech, then I आपकी आवाज़ एकदम मीनू पता नहीं क्यों क्लियर नहीं आ रही है। अ, कल्पना त्रिपाठी मैडम, आप इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे? मीनू मैडम, नेटवर्क Yes. प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ एकदम नहीं आ रही है कि क्लियर बिल्कुल भी। हाँ कल्पना मैडम, आप बताइए। सर मेरा बिल्कुल यस सर। सर मेरा बिल्कुल आवाज़ आपकी भी क्लियर नहीं आ रही है। मेरे यहाँ नेटवर्क भी पूरा बता रहा है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, राउटर के पास ले जाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि कभी हो सकता है बेटर नेटवर्क। आप बताइए कल्पना मैडम जब तक। हाँ हाँ सर, मुझे केबीएस में करना है। सिंपल सा इसका आंसर है, केबीएस की वैकेंसी है और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि अब मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। और सर मैं बहुत मतलब समानुभूति, जो इम्पैथेटिक पर्सन हूँ। तो मुझे लगता है मैं बच्चों जैसा ही समझ सकती हूँ, उनकी भावनाओं को बिल्कुल उनके स्तर पर ही रख के समझ सकती हूँ। और उनको तरह तरह की कविताएं, कहानियां और पूरे एंजॉय के साथ पढ़ाना, तो इसलिए लगता है कि बस सर। एक सेकंड। आरती मैम, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस हाँ मैम। हाँ, अब मीनू गोयल बोलिए बोलिए आप। Yes, sir. Ask my question, then I'll answer. बोलिए। यस यस, गुड। आप बताइए कि आप क्या, मैडम ने जो बताया आप अपने हिसाब से बताइए कि आप एज ए प्राइमरी टीचर, आपके अंदर वो कौन सी विशेषताएं होगी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन करना ही चाहिए। Yes, sir. I have some qualities. That is number one from my childhood. I ever loved children, and also the same children love me a lot. And second, they enjoy my company as well. And my teaching style is also in a fun way. I like to teach while playing, while dancing, while making so many actions. And yes, it is so much effective. When I take their outcome, really, it is. So good. So I feel that sir, I deserve to be a teacher at primary level. गुड गुड, बढ़िया आपने बताया। अभी सब लोगों की आवाज़ थोड़ी बेटर हो गई है शायद। चलिए, ये जो एक अच्छा क्वेश्चन था। आप मुझे बताइए कि लैंग्वेज, ये जो फाउंडेशनल लर्निंग विद न्यूमरेसी और रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, इसको आप कैसे इंश्योर करेंगे? मीनू गोयल, आप बताओ, फिर वन बाय वन बताएंगे आरती गोला जी, दाहिया मैडम। Yes, ये बहुत बड़ा sir. ड्राइव है इंडियन गवर्नमेंट का अंडर निपुण भारत मिशन, कि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये हर बच्चा जो है अंक ज्ञान को बहुत अच्छे से सीखे और समझ के साथ पढ़ना सीखे। वो केवल पढ़े नहीं, रटे नहीं, जो कुछ भी पढ़े वो उससे समझ पाए, कुछ समझ के साथ पढ़ना उसका ज़रूरी हो। इसको आप कैसे पक्का करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे इसको? Yes, sir. For it, I follow like time to time. I also change my teaching style according to the age of the children. Number one, starting level like one to class. What I do first, I tell the summary of any lesson as I am an English teacher. So, and in our area, sir, even Hindi is not spoken. Braj is primarily here. So Hindi they can understand well and speak as well. So first I make a whole summary in short way to all the students, and also voice modulation I take care of that. And after that, I motivate them that you can yourself understand it. And there are so many interesting words that I like to
just there is a word. I want to tell you example. That is, there is a word that is peacock, and I want to tell them in a fun way. So I say there was a cock who went to the market to buy tea, and by eating that tea in the market, he became peacock, and it started dancing. So the same children you start dancing. So this is my style, and reading and understanding meaning is that they could understand well. This is first. So first I make them so much motivating to understand that, and accordingly then we start with English. That's it. ओके, निधि दहिया मैडम, आप इसके बारे में बताएं कुछ, और आरती गोला मैडम पहले आप अपना शॉर्ट में परिचय भी दीजिए. टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ. Sir, my name is Neha. I'm very much similar to my personality, as I'm jovial and cheerful personality. I belong to Sonipat, which is also known as Education City of Haryana. I have done BLE from Swami Vivekanand Shubh Bharati University. My strengths are honest, punctual, and can do work under pressure. Or my hobbies are learn new things, reading stories, and traveling if opportunity gets. ओके ओके, नेक्स्ट ये आरती गोला मैडम, आप अपने बारे में बताइए. सर, मेरा लाइब्रेरियन सब्जेक्ट है, क्या इसमें डेमो होगा? लाइब्रेरियन में देखो, डेमो आपका बच्चों को जो चीज़ समझाना है, आपका ये बोर्ड वाला डेमो हो या ना हो, अगर वो लोग चाहें तो आपको लाइब्रेरियन में कि भाई आप बच्चों को बुक रिव्यू कैसे सिखाएंगे, ठीक है ना, इसके बारे में आपका डेमो हो सकता है. कि बच्चों का आप अगर सुनिए ना, आप अगर एज ए लाइब्रेरियन रीडिंग क्लब चलाते हैं तो रीडिंग क्लब में कौन कौन सी एक्टिविटी करवाएंगे, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है. तो इसका आप डेमो कैसे देंगे, ये आप पे डिपेंड करता है. बच्चों को लिखने की कला सिखाना, रीडिंग एंड राइटिंग, इसका डेमो बाई चांस हो सकता है, ठीक है ना. चलो अभी इसके बाद हम अभी टाइम भी कितना हो गया, 12 बज गए ना, तो मैं आप लोगों का ओनली लाइब्रेरियन के लिए थोड़ा सा आप 12:30 1 बजे जब भी समय मिलेगा ब्रेक देके फिर मैं आप लोगों का केवल लाइब्रेरियन के लिए रखूँगा. अभी ये केवल पीआरटी के लिए मैंने रखा था, है ना. मैं चाहता था कि दोनों का हो जाए, लेकिन इंटरव्यू में अब बीच में डिस्टरबेंस भी हो रहा है, फिर सब लोगों के क्वेश्चन आंसर एक से अधिक लोगों को सम्मिलित करने से समय ज़्यादा हो रहा है ना. आरती गोला मैडम, आप बताइए आप कहाँ से हैं? यस सर. मेरा 5 हुआ है. हाँ हाँ ओके, आप लोगों को मैं बढ़िया बताऊँ. यस आरती गोला मैडम. Yes, sir. I am Aarti Kula. I am from Mathura, Uttar Pradesh. I am a graduate from Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. I am a DLED holder and I am from batch 2017 and 19. I have qualified CTET, REIT, UPTET, both level. And if I talk about my hobbies are to make poems and rhymes for my students. And I like to play with children and like to sing as well. And that's all about myself. Sir. What is your strength as a PRT? Sir, my strength is that I have, as I told you before, that I have a humorous behavior, which help me to connect my student. एंड उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा इजी फील करती हूँ, और मुझे लगता है कि बच्चे भी मेरे साथ वैसे ही फील करते हैं. जब भी मैं बच्चों के साथ होती हूँ तो मैं अपने आप को बच्चा ही समझ लेती हूँ, और जब भी मैं उनको कुछ पढ़ाने जाती हूँ तो मैं उनको ये प्रिटेंड नहीं करती कि मैं आपकी टीचर हूँ या ये मुझे पहले से आता है. मैं उनके साथ अगर किताब भी खोलती हूँ या किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करती हूँ तो मैं उनके सामने ये सोचने का प्रिटेंड करती हूँ कि मैं कुछ सोच रही हूँ. तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे पूछते हैं, एक्चुअली स्टूडेंट मेरे वही हैं जो मेरे घर के आसपास बच्चे रहते हैं जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाती थी. अब तो मेरी शादी तो मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ, तो वो मेरे से पूछते हैं कि दीदी तुम क्या सोच रही हो. तब मैं उनको ये सोच रही हूँ कि ये जो ईंट है इसमें कितनी मिट्टी लगी होगी और ये कैसे लगा होगा, हमारा घर पूरा ईंटों से ही बना हुआ है. तो ये सब कुछ मैं अपनी टीचिंग के टाइम पे करती थी, तो बच्चों को ऐसा लगता था कि आज की छुट्टी है और आज दीदी पढ़ाने के मूड में नहीं है. तो
कि जब वो मेरी प्रॉब्लम को समझते थे तो मैं उनसे और भी सवाल पूछती थी और हम सब जुट जाते थे एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में। तो बच्चों को ऐसा लगता था कि हम पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि हम कुछ सीख रहे हैं, या फिर बच्चों को ऐसा ही नहीं लगता था कि आज हम पढ़ने गए भी थे, उनको लगता था कि आज की छुट्टी हो गई, लेकिन वो उसी में काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाते थे सर। ये जो आपने बताया है आरती मैडम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिसको बोलते हैं ना खेल खेल में शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा, खिलौने के माध्यम से शिक्षा, वो इस टाइप की शिक्षा को कहते हैं कि बच्चे को पता नहीं चले कि वो उसे पढ़ाया जा रहा है या कुछ सिखाया जा रहा है, और जबकि बच्चा उसे कुछ खेल और एक्टिविटी और गतिविधि समझ करके जो भी करे उसके माध्यम से जो हम सिखाना चाहते हैं वो सीख जाए। ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आप ईंट का ही उदाहरण दीजिए, तो ईंट के बारे में बच्चों से ईंट को दिखा करके बात करने लगो, ईंट को उठाकर लाने की बात उनसे करने लगो, छोटी ईंट बड़ी ईंट की बात करने लगो, फिर उनके उसके एज कितने किनारे हैं उसको गिनने की बात करने लगो, तो लगेगा कि बच्चे के साथ हम बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं नॉर्मल, लेकिन इसमें उसे उस ईंट के वॉल्यूम का आभास होगा, वो एक किस तरह का क्यूबाइड किस टाइप का उसका आकार है उसको हम बता देंगे, उसके कितने किनारे होते हैं उसको हम बता देंगे, ठीक है ना। फिर वो कितने काम में आती है ये बता देंगे। फिर उसको ऐसे ही बता सकते हैं कि बेटा छोटी सी दीवार बनाना है तो ईंट के ऊपर ईंट रखो, कितनी ईंटें लगती है। तो उसको कई प्रकार का नॉलेज हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कागज़ की नाव बनाना भी अगर बच्चे को सिखाया जाए तो कागज़ की नाव बनाकर सिखाने के माध्यम से हम उस बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि एक्चुअल में पानी में तैरने का रीज़न क्या होता है, अगर उसमें वजन डालेंगे तो वो डूब क्यों जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें फिर वो कहीं पानी में थाली में या कहीं भी उसको डाल के दिखा दिया जाए कि हवा के साथ वो उसकी दिशा कैसे बदलती है। एक आपने देखा होगा बच्चे हवाई जहाज़ बना के और खेलने के बड़े शौकीन होते हैं, तो वो जो हवाई जहाज़ के जो आगे का हिस्सा नुकीला होता है, पीछे का हिस्सा चौड़ा होता है, तो जो हिस्सा नुकीला होता है वो उसी दिशा में गति करता है, पिछले हिस्से में गति क्यों नहीं करता। तो छोटी छोटी बातों से हम जो है उसको एक्टिविटी के माध्यम से, खेल खिलौने के माध्यम से बच्चे को जब सिखा देंगे और जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर आप अपने उसके होमवर्क क्लास वर्क पर या उसके बारे में आप चैप्टर पे आ जाएं, तब वो बच्चा जो लर्न करेगा वो हमेशा के लिए परमानेंट होगा, टेम्परेरी नहीं होगा, क्योंकि उसने रटा नहीं है, उसने समझ लिया है उस चीज़ को। ये एक प्राइमरी टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ईवीएस पढ़ाए या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए, ठीक है ना। चलिए ईशांत मैडम आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बताइए। ईशांत मैडम आप कहाँ से हैं, पहले तो अपना परिचय दे दो शॉर्ट में। आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि आपका माइक अनम्यूट नहीं किया है आपने। ईशांत मैडम माइक पहले आप अपना अनम्यूट कीजिए ना। माइक अनम्यूट करो ना, माइक वाला निशान। नहीं आप आप है ना, आप अपने वीडियो को ऑफ कर रही हो, वो वीडियो के पास वाले निशान पे क्लिक करो। आप वीडियो के बगल में जो निशान बना है ना बल्ब जैसा, तो उसके बाद वाली बत्ती आपने देखा तो हुआ है यार। सर कैन आई गिव माय इंट्रोडक्शन? हाँ सरिता आसे, जब तक आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अभी जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था उसके बारे में बताइए। Sarita Sayya, I am from Morena district, Madhya Pradesh. I have done my schooling from Excellence in Morena. After that, DLED from Diet College and Gateway College. I have also computer knowledge with Hindi typing. Recently, I am joined in Madhya Pradesh Education as a primary. My strength is I am very hardworking and positive. My hobby is drawing and हो गया। आप मुरैना में कहाँ से, कौन से प्लेस से बताया आपने? सर प्रॉपर मुरैना डिस्ट्रिक्ट।
तो ये सरिता असेया सरनेम हमने असेया पहली बार सुना है। वहाँ पे तो सेंगर है, परिहार है, ये लोग ज़्यादा होते हैं ना। यस सर। हाँ हाँ। तो आप एक्चुअल में आप कहीं जॉब आपका एक्सपीरियंस है या आपने फ्रेश हो आप कैंडिडेट? Yes, sir. I have recently joined in the Madhya Pradesh as a primary teacher government. अच्छा, वर्ग 3 में आपने ज्वाइन किया है ना? Yes, sir. ओके। कौन से अभी ये पिछली जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें सिलेक्शन हुआ होगा आपका? Yes, sir. Yes. उसके बाद तो एक और एग्ज़ाम हो चुकी है। नहीं सर, ये अभी 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें उसमें आपको कितने मार्क्स आए थे? सब 103। 102 में अच्छा सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है। हाँ, अभी उन लोगों को जो नियुक्ति दे रहे हैं, सही बात। ये सेकंड लिस्ट है शायद आपकी ना? नहीं सर, आई एम सिलेक्टेड इन फर्स्ट लिस्ट। अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड, अच्छी बात है। अभी हम पिछला प्रश्न क्या था हमारा बताएंगे आप? एज ए प्राइमरी टीचर आप अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव और कम्युनिकेटिव और मीनिंगफुल कैसे बनाएंगे, है ना? हाउ विल यू मेक योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव, कम्युनिकेटिव एंड मीनिंगफुल? First, I will try to as a moral teacher in front of the student because students are learn most of the things from our teacher because teacher have a good quality and educator क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बच्चे अपने स्टूडेंट से ज़्यादातर स्टूडेंट अपने टीचर से ही सीखते हैं क्योंकि जैसा टीचर होगा टीचर की जैसे ही वो अपने आप को कैच करने की कोशिश करते हैं। टीचर को एक कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि जब टीचर बोलता है तो उसका इफेक्ट बच्चों पर पड़ना चाहिए, वो उसको सुने, उनको उनकी बातों को सुनने में अच्छा लगे। यदि उनकी बातों को सुनने में उनका अच्छा नहीं लगेगा तो उनमें वो पढ़ाई करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। टीचर को एक अच्छा लिसनर होना चाहिए एंड आल्सो अ गुड स्पीकर। गुड गुड, ये अच्छी बात बताई आपने। ऐसी चीज़ें नोट करना चाहिए। टीचर को, प्राइमरी टीचर हो या कोई भी सब्जेक्ट का टीचर हो, किसी भी क्लास को पढ़ाए, मतलब ही मस्ट बी अ गुड लिसनर। वो क्योंकि बच्चों को आप जितना बढ़िया से सुनेंगे उतना ही बेटर वे में आप उन्हें समझेंगे और जितना आप उन्हें समझेंगे उतना ही आप उनको समझा पाएंगे। ओके। मीनू गोयल मैडम, आप बताइए, आप एज ए चूँकि टीजीटी इंग्लिश भी रही हो, तो बच्चों में जो आज की जो नई शिक्षा नीति है इसमें तो मातृभाषा में सीखने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी चूँकि केवी हो या अदर हो, इनमें बाईलिंगुअल होती है और जनरली जो है बुक इंग्लिश में ही होती है। तो इंग्लिश में बच्चों को फेमिलियर कैसे हो, हेसिटेशन उनका, ये ईशान मैडम अच्छा कुछ प्रेजेंटेशन करना चाह रही थी। चलो, ये एक तो माइक सब अपना ऑफ कर लीजिए प्लीज़, उससे डिस्टरबेंस हो रहा है। इनको अभी ईशान मैडम को लगता है समझ में नहीं आ रहा है। बोल रही हैं कि आपकी तरफ से उनका माइक ऑफ है, आप उसे अलाउ कीजिए। नहीं, मेरी तरफ से किसी का भी माइक ऑफ किया ही नहीं है मैंने। उन्होंने सर चैट में मैसेज किया है। हाँ, टर्न ऑन देयर वीडियो। नहीं, मैंने तो किसी का कुछ किया ही नहीं है, किसी का माइक शेयर देयर स्क्रीन सब कुछ ऑन है मेरी तरफ से। ऐसा नहीं एक साथ ऑफ होते हैं, उनको ऑन करना नहीं आ रहा है इसलिए। हाँ, अब मेरी तरफ से सब कुछ ऑन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोयल मैडम, चलिए आप ये बताइए, ये बहुत बड़ी समस्या है क्या? सभी के लिए है, टीचर्स के लिए भी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टीचर आल्सो नॉट केपेबल टू स्पीक इंग्लिश, है ना, थ्रू आउट द क्लास इन द ईजी वे, इन सिंपल वे, इन नेचुरल वे, है ना। तो हाउ यू विल क्रिएट एटमॉस्फेयर फॉर स्पोकन इंग्लिश and not only spoken English with pressure, it must be in familiar way with understanding and communicative purpose। तो ये होना चाहिए कि वो जो हमारा माहौल हो क्लास 1 का या प्राइमरी का 1 to 4 का जो भी, तो बच्चे खाली इंग्लिश बोलने के लिए ना बोलें। जैसे कॉन्वेंट स्कूलों में वो बोला जाता है, प्रेशर डाला जाता है, नहीं बोलेंगे तो फाइन लगेगा। वो माहौल केवी में नहीं होता है ना, केवी का कल्चर है। केवी में तो क्या है कि बच्चा जितना भी बोलता है इंग्लिश,
वो खुद को भी समझ में आना चाहिए और वो एकदम इजी वे में, वो नेचुरल वे में बोलना सीख जाए। इसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे? ये सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन्हें ये एहसास दिलाऊंगी कि जैसे बहुत सारे वर्ड हैं सर, इन्वर्टर, फ्रिज, कूलर, दीज आर ऑलरेडी इन इंग्लिश। So first, make them feel comfortable that they are already using so many words like mobile. आपकी आवाज़ these all थोड़ी are कम in- आ रही है, आवाज़ कहीं माइक वाली प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, अभी तो नहीं, जब तो लैपटॉप पे ऑन था तब दिक्कत हो रही थी, अभी तो आई थिंक नहीं। हाँ अभी ठीक है, चलो बोलिए बोलिए। सर मैं पहले उन्हें ये एहसास दिलाऊंगी कि ऑलरेडी उन्हें इंग्लिश आती है, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर एंड inverter. There are so many words they are already using in English. And if so many are asked like what computer is called in Hindi, we are really unable. Sangadak it is called, by the way, but so many are totally unable. So English has a good place in India from a long time. And second, make them feel comfortable, like it is not a fear to learn English language. And in easy way, I can do like. But actually, I don't have so many thoughts, and I am also planning the same question you have asked to me. And this is all only I have this time. But yes, I will prepare this question. Sir. Next time is actually. ओके ठीक है। If you have any idea, I will like to hear you. अभी पहले सबके आइडिया सुन ले फिर मैं बताऊँगा, है ना? ओके Yes. चलिए, आइडिया में अगर जैसे मैं बताना चाहूँ, एक सेकंड। यस, मुझे जहाँ राउटर लगा हुआ है नेट का वहाँ आना पड़ा, इसलिए मैंने अभी तक पॉज कर रखा था, तभी जाके थोड़ा सा ठीक हुआ है ना। ओके, मैं बता रहा था कि देखो आपको स्पोकन इंग्लिश का माहौल अगर अच्छा करना है, मैं एक्चुअल में प्योरली हिंदी टीचर रहा हूँ, नियर अबाउट 10 ईयर में पीजीटी हिंदी रहा हूँ, मैंने पहले कहीं बताया होगा। लेकिन मैं जब ज़रूरत होती है तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आई एम केपेबल टू स्पीक इंग्लिश, नॉट वेरी वेल बट काम चल जाता है ना। तो मैंने जो देखा, और बच्चों से तो मैं बात कर लेता हूँ, इवन मैं मोस्ट ऑफ स्कूल्स में जब टीचर्स के इंटरव्यू लेने जाता हूँ, यहाँ तक कि चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, कॉन्वेंट स्कूल वाले मुझे कई बार उनके प्रिंसिपल का सिलेक्शन करने के लिए एज ए एजुकेशनिस्ट बुलाते हैं। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस उनमें उनके साथ में जो टोटली इंग्लिश में करता हूँ। फ़िलॉसफी पे बात करना हो, चाहे एजुकेशनल फ़िलॉसफी पे बात करना हो, मैनेजमेंट के बारे में बात करना हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और आज तक किसी को ये एहसास भी नहीं हुआ कि उन लोगों की मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ। अब वो मुझे भी मालूम नहीं है जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश बोलने में हेसिटेट नहीं करता हूँ। सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों, अगर बच्चा हेजिटेट करेगा, इंग्लिश को बहुत बड़ा हवा समझेगा या ये समझेगा कि ये किसी विशेष प्राणी के ही द्वारा बोली जाती है, हर कोई नहीं बोल सकता, तो फिर वो कभी नहीं बोल पाएगा। तो इसलिए हमें इतना इजी माहौल बनाना पड़ेगा कि जैसे हम जनरल बातें करते हैं वैसे ही कुछ सेंटेंस, सिलेक्टेड सेंटेंस जो रोज़मर्रा के क्लास में बच्चे बोल सकते हैं, बार बार बोल सकते हैं, जिनकी ज़रूरत उनको पड़ती है, तो हम भी वैसे ही बात करें। और जब बच्चा हिंदी में या अदर लैंग्वेज में आंसर देता है तो हम उसे बोले कि बेटा इसका आंसर तुम ये भी बोल सकते हो, आगे से यही बोलना। तो वो बच्चा बार बार धीरे धीरे, और जितनी बार बच्चा इंग्लिश का वो सेंटेंस बोलता है हम उसे अप्रिशिएट करें, ज़रूरत पड़ने पर क्लैप करवाएं क्लास में। और सबसे बड़ी जो सिखाने का तरीका है, देखो लिसनिंग जितनी ज़्यादा होगी, है ना, अंडरस्टैंडिंग उतनी ही बेहतर होगी। तो पहला पार्ट है लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद स्पीकिंग आएगा। तो हम बच्चों को छोटी छोटी स्टोरीज सुनाएं, बहुत छोटी स्टोरीज सुनाएं, टुकड़े टुकड़े में सुनाएं। तो जितना बढ़िया हम उन्हें सुनाएंगे स्टोरी, या अब तो ज़माना टेक्नोलॉजी का है, अगर आपके पास स्मार्ट क्लासेस है तो कोई और बढ़िया इफेक्टिव वे में कोई अच्छा स्टोरी टेलर है, कहने वाला है, तो हम उसका वीडियो दिखा दें, फिर उस पर बच्चों से क्वेश्चन करें, है ना, कि इस स्टोरी में बताइए नेम ऑफ द कैरेक्टर्स,
फिर उनका बिहेवियर कैसा था, उसने क्या किया, ये क्या किया, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर, छोटी छोटी स्टोरीज़। बच्चा जितना ज़्यादा सुनेगा, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, उतनी ही जल्दी वो स्पोकन इंग्लिश में धीरे धीरे आगे आएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, है ना। क्योंकि बच्चे के तो फिर पास तो मटेरियल ही मटेरियल है, उसकी तो हिंदी को छोड़ के सारी बुक्स ऑलरेडी इंग्लिश में ही हैं, तो फिर वो इंग्लिश में फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस धीरे धीरे सबके समझने लगेगा। नहीं तो आज भी प्राइमरी बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ईवीएस और मैथमेटिक्स की जो क्वेश्चन आते हैं वो बच्चा इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि पूछा क्या है उसे मालूम नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली मैथ्स की तो अपनी कोई लैंग्वेज नहीं होती है ना, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो मैथ्स की लैंग्वेज है। तो एक तरह से मैथ्स हो या ईवीएस हो या इंग्लिश हो, ये ओरिजिनली तो लैंग्वेज सब्जेक्ट है। विदाउट लैंग्वेज हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मैथ्स और ईवीएस में भी। इसलिए लैंग्वेज पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में या इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कही गई है। आप लोगों को एक बात और बताऊं कि आपको स्टडी करना चाहिए। आपने एनसीएफ 2005 कितने सबने पढ़ाया गया? 2005 यस सर पढ़ा है कुछ। हाँ, 2005 के बाद अभी 2023 भी लॉन्च हो गया है अप्रैल में, है ना। और एक जो लॉन्च हुआ है वो इन FLN से रिलेटेड ही एक 2 पार्ट में लॉन्च हुआ है। तो पहला जो है वो FLN से रिलेटेड है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023, उसको आप देख लीजिए। आप स्कूल लिटरेसी एजुकेशन वाली वेबसाइट एजुकेशन मिनिस्ट्री को क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, स्कूल लिटरेसी प्रोग्राम में आ जाएगा, निपुण भारत मिशन वाली वेबसाइट पे भी दिया है। जगह जगह गवर्नमेंट ने हर वेबसाइट पर ये डाल दिया है। और हालांकि एनसीएफ 2023 तो 600-700 पेज का है, लेकिन जो दूसरा है FLN वाला वो कम पेज का है। और इनकी समरी भी अलग अलग तरीके से दी हुई है। चूँकि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो NCF से रिलेटेड, NEP से रिलेटेड, निपुण भारत से रिलेटेड, FLN से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव कैसे बनाएंगे, बस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चे को आप कैसे अपने साथ जोड़ेंगे, उसके साथ आपका इन्वॉल्वमेंट बेहतर कैसे होगा। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अब रिज़ल्ट आना होगा जब आएगा PRT का, लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को अगर तैयार कर लेंगे अभी से तो हम उस खिलाड़ी की तरह हो जाएंगे या उस योद्धा की तरह हो जाएंगे कि हमारे पास सारे हथियार रहेंगे, जिसको जो क्वेश्चन पूछना हो पूछ ले। तब हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगा, और जिसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगा इंटरव्यू में सिलेक्शन उसका ही होगा, चाहे उससे 140 मार्क्स हो या 160 मार्क्स हो। अदरवाइज़ 180 में से 170 लाने वाला भी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा अगर उसका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है कि हम लोग 1 घंटे से ज़्यादा प्राइमरी टीचर्स के इंटरव्यू पे हमने कंसंट्रेट किया है। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी समय हो गया है हमें ये सब करते हुए। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम इसका जो है आप कहें तो हम यहाँ एंड करते हैं। कल फिर ले लेंगे, या शाम को समय मिला तो हम शाम को एक सेशन और ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद में लाइब्रेरी वाले बेचारे बहुत वेट कर रहे हैं और उनका मुझे इंटरव्यू लेना है, तो मैं इंटरव्यू लूँगा, उनको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, उस पर वो तैयारी करके रखें। देखिए लेकिन तो लाइब्रेरी पॉइंट्स बता दीजिए हमें भी, जिससे हम लोग कुछ वीडियोस अपने बना सकें हम पॉइंट्स। हाँ, आप लोग जो प्राइमरी टीचर्स है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जैसे अपना डेमो, आप एक डेमो का शॉर्ट 2 से 3-4 मिनट का, 10 मिनट 5 मिनट जो भी वीडियो है उसको आप बनाइए। एक टॉपिक, एक पैराग्राफ समझाइए बच्चों को, लेकिन बेहतर तरीके से समझाते हुए, बोर्ड पे बताते हुए आप, और उसमें ये फॉर्मेलिटी रहने दीजिए, डेट पीरियड वगैरह वो पहले से ही लिख के रखिए। आप डायरेक्टली कोई टॉपिक पढ़ाइए, पढ़ा करके उसका वीडियो बना करके मुझे भेज दीजिए, उसको मैं देख लूँगा, शेयर कर दूँगा, फिर उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। एक चीज़ अब ये लाइब्रेरी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, एक तो ये आप लोगों का प्राइमरी का हो गया। डेमो पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट करो, इंटरव्यू तो बहुत सारे मैं और डाल दूँगा, पहले के भी बहुत लिए हुए हैं, लेकिन डेमो, इफ़ेक्टिव डेमो हमारे प्राइमरी में है ही नहीं या बहुत कम है।
है ना। आप ईवीएस पे कुछ अच्छा बनाइए, आप मैथमेटिक्स पे बनाइए कुछ अच्छा, आप लैंग्वेज में जो नाउन प्रोनाउन वर्ब वगैरह है इस पे कुछ बना लीजिए, आप कोई कविता कहानी को समझाते हुए बनाइए, ऐसे आप बनाइए। लाइब्रेरी वाले प्लीज़ ध्यान दीजिए, मैं लाइब्रेरी वालों के लिए बता रहा हूँ कि जितने भी लाइब्रेरी के हमारे एस्पिरेंट हैं, अभी मैं जब इंटरव्यू लूँगा आधे एक घंटे बाद, जब भी समय मिलेगा आज ही लूँगा 100%, मैं आपको लिंक भेज दूँगा, जो लोगों ने अभी ज्वाइन किया है केवल उनको भेजूँगा। तो सभी ध्यान दीजिए लाइब्रेरी वाले कि आपको लाइब्रेरी मैनुअल सीबीएसई का और केवीएस का आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है तो एक बार उलट पलट के देख लीजिए। लाइब्रेरी में आपकी जो बारकोडिंग होती है किताबों की, ई ग्रंथालय में जो बच्चों उसकी एंट्री होती है, लाइब्रेरी का जो स्टॉक वेरिफिकेशन होता है, किताबों की जर्नल की जो लिस्ट होती है, हिंदी इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर्स मंगवाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वे में आइटम्स कौन कौन से, ई मटेरियल कौन कौन सा होता है, ई मैगज़ीन क्या हो सकती है। हर लाइब्रेरियन को अपना एक ब्लॉग बनाना केवीएस में ज़रूरी है, और वो ब्लॉग कई बार पुरस्कृत भी हुआ है, बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग लोगों ने बनाए हुए हैं। तो आप ये इन चीज़ों पर मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। लाइब्रेरी में आपका जो बुक रिव्यू है वो आप कैसे करेंगे, रीडिंग क्लब कैसे चलाएंगे, लिटरेरी क्लब कैसे चलाएंगे, क्या क्या कंपटीशन आप लाइब्रेरी में करवा सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटी बच्चों के साथ करवा सकते हैं, वोकेबलरी इम्प्रूव करने के लिए क्या करवा सकते हैं, रीडिंग राइटिंग इसके स्किल को डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, LSRW जो ये 4 स्किल है इसको एक लाइब्रेरियन कैसे बच्चों में डेवलप कर सकता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये लाइब्रेरियन के इंटरव्यू में 100% पूछी जाएगी। ये केंद्रीय विद्यालय और सीबीएसई की जो लाइब्रेरी पॉलिसी है उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, और अभी से 1 से 2 घंटे बाद जब भी मैं वापस लाइव आऊँगा या इवनिंग में, तो मैं आप लोगों से इन्हीं पर क्वेश्चन पूछूंगा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद डेमो अगर लिया जाएगा तो डेमो आप कैसे देंगे उसके बारे में भी मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा। और अभी कंटिन्यू 2-3 लाइब्रेरी के मैं मॉक इंटरव्यू ले लूँगा, तो आप लोगों को काफ़ी, जिनका भी कल परसों नरसों इंटरव्यू है उनको उसके हेल्प मिल सकती है। एक और रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जितने भी हमारे साथी हैं ये अलग अलग स्टेट के हैं, तो ढेर सारे ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप में आप लोग सब ये हमारे वीडियोस ज़रूर शेयर करें, लोगों को यूट्यूब चैनल कम से कम सब्सक्राइब करने के लिए कहे, ताकि हमारी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक बने, और जब भी हम कोई वीडियो नया डालें या नोटिफिकेशन डालें तो आप तक उसका मैसेज पहुंचे, और आप लाइव हो या गूगल मीट के माध्यम से हो, आप जो हमसे जुड़ पाएँ, है ना। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद फिर हम थैंक यू सर। इसके बाद फिर हम शाम को या कल वापस मिलेंगे, है ना।